वित्तीय प्रबंध के तत्व, बीकॉम पार्ट सेकंड, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषणों के अंतर्गत नई बात कर रहे हैं, नया टॉपिक ले रहे हैं, उत्तोलक अथवा पूंजी संरचना अनुपात, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपातों को दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। देखिए वो उस समय बात करी थी अपन ने अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात की, करंट रेशियो की, एब्सोल्यूट रेशियो की और क्विक रेशियो की बात की थी अपन ने। लेकिन जब उत्तोलक यानी लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की बात करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। उत्तोलक अनुपातों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा लगाई गई पूंजी तथा देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स तथा ऋणदाताओं डिबेंचर्स होल्डर से प्राप्त की गई रकम के बीच के संबंध से होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो पूंजी लगाई है वो और जो डेब्ट डिबेंचर्स होल्डर हैं उनके दोनों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। ये अनुपात जोखिम पूंजी रिस्क कैपिटल अर्थात समता पूंजी इक्विटी कैपिटल के माध्यम से ऋणदाताओं को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण सिक्योरिटी कवर का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। ऋणदाताओं को ये अनुपात ये बताते हैं कि उनके द्वारा लगाई गई रकम की तुलना में स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी कितनी है। मतलब कि जो ऋणदाता है उन्होंने जो कैपिटल लगाई, इन ऋणदाताओं ने जो लोन दिया है उसकी तुलना में जो स्वामियों ने पूंजी लगवाई है, इक्विटी पूंजी लगाई है, वो कितनी है। व्यवसाय के स्वामित्व को ये अनुपात बताते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से कितना लाभ हो रहा है तथा अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रशासनिक नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय के स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी पर ऋण का भार देखने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां प्रचलित में। पहली विधि के अंतर्गत पहली जो पद्धति है इसके अंतर्गत ऋण पूंजी तथा स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी का सापेक्षिक संबंध देखा गया है तथा सेकंड पद्धति के अंतर्गत व्यवसाय के लाभों पर ऋण पूंजी पर देय ब्याज का भार देखा जाता है। इस प्रकार के पूंजी संरचना अनुपात व्याप्ति अनुपात, कवरेज रेशियो या ऋण प्रबंधन अनुपात, डेब्ट मैनेजमेंट रेशियो कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्रथम पद्धति के अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाले अनुपात कौन कौन से हैं। तो प्रथम पद्धति के अंतर्गत पहला अनुपात ज्ञात किया जाता है ऋण समता अनुपात। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। दूसरा हो गया स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा हो गया स्थायी संपत्ति अनुपात, फिक्स असेट्स रेशियो। चौथा हो गया शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। पांचवा हो गया पूंजी तंत्रीकरण अनुपात अथवा गियर अनुपात, इसे हम बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। दूसरी पद्धति के अंतर्गत जो हम रेशियो ज्ञात करते हैं, जो अनुपात ज्ञात करते हैं वो है ऋण सेवा अनुपात यानी डेब्ट सर्विस रेशियो। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात यानी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। और अगला है रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, कैश और डेब्ट सर्विस रेशियो। चलिए बात करते हैं हम कि ऋण समता अनुपात होता क्या है और इसका फार्मूला क्या है। तो देखिए किसी भी व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी या ऋण पूंजी या सभी से सम्मिलित रूप से किया जाता है। ये कहते हैं कि जो संपत्ति है वो हमें कहाँ से मिलती है, या तो शेयर होल्डर से, शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस कैपिटल से या ऋण पूंजी से, डिबेंचर से, उन सबको मिलके हमारे पास व्यवसाय की संस्था की कुल संपत्ति होती है। संपत्तियों के लिए अर्थ प्रबंध होता है। संस्था की शोधन क्षमता पर संपत्तियों के विनियोजन में स्वामियों द्वारा प्रदान किए
तथा बाहरी संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में दिए गए अनुपात का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः ये आवश्यक है कि स्वामी द्वारा विनियोजित धन व बाहरी संस्थाओं से लिए गए ऋण के मध्य उचित संतुलन रखा जाए। मतलब जो स्वामी है यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स और जो बाहर से जिनसे ऋण लिए हमने यानी डिबेंचर्स होल्डर, इन दोनों के बीच के अंदर एक संतुलन रखा जाए। यदि कंपनी संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन हेतु ऋण की तुलना में स्वामी द्वारा विनियोजित धन पर अधिक निर्भर करती है तो बाहरी लेनदारों का हित सुरक्षित होता है। देखिए, अगर वो शेयर कैपिटल ज़्यादा यूज करती है तो क्या होगा, उसका फायदा बाहरी लेनदारों का हित सुरक्षित रहता है। संस्था के समक्ष उनके भुगतान की कोई समस्या नहीं होती है। अगर कि उसके पास शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, कैपिटल ज़्यादा है, शेयर कैपिटल ज़्यादा है, तो जो पेमेंट्स करेंगे वो शेयर कैपिटल के माध्यम से कर देंगे हम। जब अगर कंपनी इसके अतिरिक्त इन ऋणों के भुगतान के समय वित्तीय कठिनाई का अनुभव कर सकती है। मैंने भी आपको बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, यदि संस्था कुल संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन में बाहरी ऋणों का अनुपात स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी से अधिक रहती है तो ऋणदाताओं का हित अपेक्षाकृत कम सुरक्षित होता है, क्योंकि भावी हानि की जोखिम उन्हें उठानी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी इन ऋणों के भुगतान के संबंध में वित्तीय कठिनाई भी अनुभव कर सकती है। चलिए बात करते हैं हम कि क्या सूत्र है इसका। तो सूत्र की बात कर लीजिए आप कि ऋण स्वामी पूंजी अनुपात की गणना हम निम्न सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। डेप्स इक्विटी रेशियो, इसको बोले डी रेशियो, टोटल डेप्स अपॉन इक्विटी। टोटल डेप्स के अंदर कौन कौन से, एक्सटर्नल इक्विटी, और इक्विटी के अंदर कौन से, इंटरनल इक्विटी। टोटल डेप्स के अंदर हो गया एक्सटर्नल और दूसरा इक्विटी के अंदर हो गया इंटरनल, और इसको बोलते हैं आउट्स, और भी बोल सकते हैं। दूसरा फार्मूला है आउटसाइडर्स फंड ऑब्लिक शेयर होल्डर और प्रोप्राइटरी फंड और नेट वर्थ। तो टोटल डेब्ट्स और आउटसाइडर फंड कौन कौन से होते हैं, देखिए टोटल डेब्ट्स और आउटसाइडर फंड होते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले लिए हमने, किसी उधार ले लिए, शॉर्ट टर्म उधार ले लिए, इक्विटी और नेट वर्थ और शेयर होल्डर फंड कौन होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स को हम घटा देते हैं तो हमारे पास इक्विटी और नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है। देखिए मैं आगे और बताना चाहता हूँ घटक के बारे में। घटक देखिए क्या होता है, भारी क्षमताओं अथवा ऋण में अल्पकालीन व दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण व चालू दायित्व सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि आंतरिक क्षमताओं अथवा स्वामित्व में समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, पूंजी संचय, प्रतिधारित अर्जंस तथा आधिक्य से बनाए गए अन्य आगम संचय सम्मिलित होते हैं, किंतु एकत्रित हानियां, स्थगित व्यय, कृत्रिम संपत्तियां तथा अमूर्त संपत्तियां जिनका कोई वसूली मूल्य नहीं हो सकता उन्हें घटा दिया जाता है। तो हमारे सामने क्या, डेब्ट्स इक्विटी रेशियो। डिस्कस रूम में जो हमारी जो डेब्ट्स होती है उनका भाग, अगर हम टोटल डेब्ट्स के अंदर हम इक्विटी का भाग दे देते हैं तो डेब्ट्स इक्विटी रेशियो आ जाता है, या इसको मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। अब आउटसाइडर फंड्स की बात करते हैं हम, आउटसाइडर फंड्स अपॉन शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटरी फंड के नाम से हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम इसको डेब्ट्स इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं दीर्घकालीन ऋण क्षमता। दीर्घकालीन ऋण क्षमता अनुपात, यह अनुपात संस्था के पूंजीकरण में दीर्घकालीन ऋणों के अनुपात को प्रदर्शित करता है। मतलब जो संस्था की कैपिटल है उसमें हमने लॉन्ग टर्म्स लोन कितना है इस चीज को व्यक्त करता है। इस अनुपात की सहायता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूंजीकरण के किस भाग के लिए दीर्घकालीन ऋण द्वारा वित्त प्राप्त किया गया है।
इस अनुपात की गणना के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स अपॉन इक्विटी और नेट वर्थ, यानी जो दीर्घकाल के डेब्ट्स है उसके अंदर मैं इक्विटी का भाग दे देता हूं, तो मेरे पास सामने क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्विटी रेशियो। थैंक यू वेरी मच। कल अपन करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेके आता हूं मैं, डॉक्टर विजय कुमार।